वेस्ट बंगाल बोर्ड के माध्यमिक परीक्षा में आए हुए जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हम लोग 2017 का पेपर कर रहे थे और उसमें 6 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी 7 नंबर से चलेंगे और अभी छोटा छोटा वीडियो जैसे 3 क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन का ऐसा ही बना रहे हैं, इसलिए कि बच्चों को थोड़ा अपना रिवाइज करने के समय में टाइम से समझने में ठीक हो। तो इसमें 7, 8 और 9 क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो सब अभी आज करेंगे इस वीडियो में। लेकिन थोड़ा सा एक करेक्शन है, वो करेक्शन ये है कि जो पिछला वीडियो बनाए थे उसमें एक 4 नंबर का क्वेश्चन का जो 2 नंबर क्वेश्चन था वो थोड़ा सा एक उस समय देखिए यहाँ पर है, तो ये थोड़ा सा हम ये वाला टर्म वहाँ देखने में कुछ भूल हो गया था। जैसे हम बनाए थे तो उसमें क्या इसको 1500 को कुल लाभ मान करके बना दिए थे, तो थोड़ी सी एक माने चेंजिंग कर रहे हैं, तो हम उसमें अब नहीं कर रहे हैं। बच्चे समझ गए हैं, उसको कुल लाभ लेकर के भी बनाएंगे तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर दे दिया है कि बी का लाभ दिया हुआ है, इसलिए फिर से एक बार इसको हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। और अगर उसको कोई देखा होगा तो उसके बाद इससे उसको मिला करके करेक्शन अपना कर लेगा, ठीक है ना। तो हालांकि उससे आसान ही हो गया ये। जैसे इसमें बोला है कि किसी व्यवसाय में ए का मूलधन बी के मूलधन का 1.5 गुना है, ठीक है। तो हम ऐसा समझते हैं कि ए का जो मूलधन है, ए का मूलधन कितना के बराबर है, तो बी के मूलधन का 1/1/2 भाग है। मतलब बी के मूलधन जितना है, बी का मूलधन, ठीक है, उसका ये पूर्णांक तोड़ दो तो 3/2 भाग हो गया, है ना। तो हम इसको ऐसे समझ लें कि जैसे हम मूलधन अगर नहीं लिख करके सिर्फ ए ही लिख दे रहे हैं, मूलधन के बदले ए लिख दे रहे हैं, ए का मूलधन जितना है, बी को अगर इधर कर लो, बी का मूलधन, तो इस दोनों का बटे कितना हुआ, 3/2 हो गया। इसका मतलब एक तरह से ए का मूलधन और बी का मूलधन का अनुपात हो गया 3:2। हम इसको क्या किए, माने ए लिख रहे हैं मतलब ए का मूलधन, बी लिख रहे हैं मतलब बी का मूलधन, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है कि बी का लाभ दिया हुआ है, तो देखिए जो मूलधन का अनुपात होता है, हम पहले उसमें बता चुके थे कि मूलधन का अनुपात जो होगा वही वाला लाभ का भी किसी का अनुपात होता है। लाभ का अनुपात और मूलधन का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब ऐसे में समझ लो कि जो इसमें मूलधन का अनुपात आया वही अनुपात लाभ का होगा। तो बी का लाभ हमको दे दिया है 1500 रुपए, तो यहाँ बी के जगह पर हम क्या करते हैं, 1500 रुपए लिख देते हैं। और ए का तो हमको पता नहीं लाभ, ये लाभ हम निकाल रहे हैं। यहाँ तक मूलधन का बात था, ठीक है, लेकिन अब क्या है, लाभ का बात कर रहे हैं। तो ए का लाभ नहीं पता है, बी का लाभ हमको पता है, 3:2 ऐसे हो गया। फिर से एक बार अनुपात में बटे ही कर लेते हैं, तो ए बटे 1500 अब बराबर 3/2 हो गया। इसका मतलब ए बराबर क्या होगा, 1500 गुणे 3/2। तो इसको काट लो, 750 रुपये, और इसको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 15, 7 × 21, 1 22, है ना। समझ में आ गया है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब ये है करनी का मैथ है, ये शॉर्ट्स का, शॉर्ट्स चैप्टर में ये इस तरह का मैथ रहता है। अच्छा देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मैथ्स को किसी भी तरह से बना लेते हैं। हम एक बार इसको समझे बात को कि देखिए सिर्फ मैथ को बना लेना सफिशिएंट नहीं है। जैसे किसी भी तरह से बना लेने से क्या होता है, कोई ऐसा मैथ हम लोग बनाते हैं तो उसमें मेथड बहुत लंबा हो जाता है, फाइनली आंसर आता है, लेकिन वो जो आंसर आता है उसके आने में जितना समय लगता है, उस समय के चलते क्या होता है, हमारे दूसरे क्वेश्चन का समय कट जाता है। और जितना समय में हमको एक्चुअली 3 घंटे के अंदर में जो हमको टोटल क्वेश्चन बनाने होते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करने होते हैं, गलती कुछ छूट गया किसी तरह का तो उस सबको फिर करेक्ट करने होते हैं, तो उतना हमारा समय जो है नहीं मिल पाता है। तो इसलिए कभी भी हम जब मैथ बना रहे होते हैं तो हमको कोशिश करना चाहिए कि जितना शॉर्टेस्ट वे में वो मैथ अगर सॉल्व हो जाए
तो ये कोशिश करना होता। और ये होगा कैसे? ये होगा जब बार बार हम मैथ का प्रैक्टिस करेंगे, उसमें से कोई और तरीका पॉसिबल है या नहीं है ये सोचेंगे, तब जाकर के ऐसा होगा। जैसे हम इसी मैथ में हम बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जैसे मेरे पास जो पढ़ते हुए भी हैं, तो उन्होंने भी बनाया लंबा लंबा, बहुत सारा लंबा बन गया, एलसीएम वगैरह कर दिए, तो ये भी संभव है। लेकिन हम इसको दो तरीके से समझा रहे हैं यहाँ पर। एक तरीका होता है जिसमें कि ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा थोड़ा, लेकिन समझने के बाद एकदम जल्दी बन जाएगा, मतलब इजी बन जाएगा। वो क्या है तो हम समझते हैं पहले। देखिए जैसे यहां लिखा हुआ एक भिन्न है, यहां नीचे में ये वाला, पहले इस भिन्न को देखिए, 2 प्लस रूट 3, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, एक काम करते, देखिए ध्यान से समझिएगा पहले, क्योंकि वो क्यों करेंगे वो करने के बाद बता देंगे। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 ऐसे मल्टीप्लाई किए, 2 प्लस रूट 3, उतना ही से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये तो बराबर है, कट ही सकता है। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, 4 प्लस 2 रूट 3 ऊपर हो गया और नीचे में आ गया 2। अब बेनिफिट देखिए कि ये जो 4 है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि रूट 3 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर, 4 के बदले में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 4 का मतलब होगा 3 प्लस 1, 4 का मतलब क्या होगा 3 प्लस 1, 3 का मतलब हम लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ 4 के बदले इतना लिख दिया, प्लस देखिए इसको हम एक बार सजाने का कोशिश करते हैं, तो देखिए ऐसा हुआ, 2 लिखा हुआ, 2 ठीक है, रूट 3 है, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 तो गुना हो ही सकता है। तो देखो जो 4 प्लस 2 रूट 3 था, हमने उसको क्या किया, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 प्लस 1 लिख दिया। अब बटे जो 2 है वो रहने दिया, उसमें कोई काम नहीं है करना। तो फायदा क्या हुआ हमको, ये फॉर्मूला पर आ गया। तो ऐसा आगे देखिए, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ऐसा आ गया है ना। तो चलिए हम एक स्टेप यहां पर बढ़ा लेते हैं इसको, कि 1 प्लस यहां पर कितना है, रूट 2 प्लस रूट 3, ये छोड़ देते हैं इसको, माइनस रूट 3 प्लस 1 बाई, ये जो देखिए अभी इसका वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, इतना सारा आ गया, तो हम इसको लिख दे रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं, रूट 3 प्लस 1 बाई 2, है या ना। फिर इसको देखिए, रूट 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 2 रूट 2, इसको देखते हैं। अब इसमें क्या है, 3, जैसे यहां पर जो बटे किए थे, बटे नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहां पर ऐसे समझिए, 3 जो है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर का मतलब 2 होगा, रूट 2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 2 होगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 प्लस 1 3 हो गया। इस 3 के बदले हम इतना बड़ा लिख दिए ना, प्लस जो 2 रूट इतना है उसको 2 इंटू रूट 2 इंटू 1 लिख दे रहे हैं। तो क्या फायदा हुआ, यहाँ फायदा देखो ऐसा हुआ कि रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, इतना रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 2, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला पर चला गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये वाला जो आया इसके बदले हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दे रहे हैं। देखिए अब ये क्या फायदा हमको, यहाँ स्क्वायर होगा, क्या फायदा हमको मिला, ये वाला सेम है, तो सेम है तो देखिए ये और ये कट जा रहा है, एक पावर कट गया, ये भी सेम है तो एक पावर कट जा रहा है, तो ये बच गया हमको और ये बच गया 2, तो ये उलट जाएगा। ऐसा है कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो रूट 2 बड़ा है, आई छोटा है, माने रूट 2 और रूट 3 में रूट 3 बड़ा है, तो हम एक काम करके इसको रीअरेंज करके लिखते, प्लस में तो आगे भी कर ही सकते हैं, जैसे रूट 3 कर दिए यहाँ कर दिए रूट 2, ऐसा कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि ऐसा करने से ये वाला देखो उलट जाएगा, ये वाला पूरा उलट जाएगा, तो क्या होगा 2 बाई रूट 3 प्लस 1, ऐसा हो जाएगा, प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 1, तो ऐसा बन गया। अच्छा यहां से एक बात समझने की आवश्यकता है कि देखो जब भी कोई बटे में ऐसा दिया हुआ है तो इसका अगर परिमेयीकरण हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रत्येक का परिमेयीकरण कर सकते हैं। परिमेयीकरण करने में एक क्या करना होता है, हम समझ लेते हैं एक बार, कि जैसे 1 बाय रूट 3 प्लस रूट 2 है,
तो इसमें हम √3 माइनस √2 अब बाई √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, क्या आएगा बताइए। तो ऊपर में आएगा √3 माइनस √2 और नीचे में ये दोनों जो मल्टीप्लाई होता है वो a प्लस बी और a माइनस बी के जैसा होता है, तो हो जाता है √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, ऐसा हो जाता है। ठीक है, इससे देखिए √3 माइनस √2 और √3 का स्क्वायर 3 होगा और 3 और √2 का स्क्वायर 2 होगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, इसका मतलब 1 लिखना जरूरी नहीं, तो बचा कितना हमारे पास √3 माइनस √2। ठीक है, अब बताइए कि इसका जब प्रमेयीकरण करेंगे तो क्या आएगा, हमको √3 माइनस √2 आएगा। तो इसको एकदम टेक्निक से फिर समझ लीजिए, इसको अच्छे से अगर समझ लीजिए बहुत काम आने वाला है। देखिए क्या समझना है यहाँ कि क्यों आया, उल्टा आया, माने सिर्फ साइन उल्टा आया, मतलब प्लस वाला माइनस आ गया। 1/√3 प्लस √2 है, तो इसका प्रमेयीकरण करके हमको कितना आया, √3 माइनस √2 आया है ना। तो ये बात तो सहज है कि ये भी वैसे ही है, लेकिन कैसे, क्या समझने का है, रूट के अंदर में जो डिजिट दिया हुआ है 3 और 2, उसका अंतर अगर 1 है, ध्यान से समझिए इस नियम को कि 3 और 2 का अंतर 1 है और ऊपर में भी यदि 1 है, तो इसका प्रमेयीकरण करके सीधा जो साइन यहां रहेगा उसका उल्टा साइन लिख देंगे। मतलब यहां माइनस रहेगा तो यहां प्लस लिख देंगे, यहां प्लस रहेगा तो यहां माइनस लिख देंगे। ठीक है, और अगर इसमें बीच का अंतर अगर 1 से ज्यादा हो, जैसे 1 नहीं होकर के 2 हो, तो अगर 2 ऊपर में गुना है तो बस वैसे हो जाएगा, सिंपल। अगर 3 अंतर हो तो 3 ऊपर में गुना है तो भी वैसे हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीका है। अब बताइए कि इतना इजी हो गया ये कि इसका मतलब भी आएगा √3 माइनस 1। बोलिए क्यों, क्योंकि 3 और 1 का अंतर, देखिए 1 बोलिए तो रूट में नहीं है, लेकिन आप तो जानते हैं ना 1 का मतलब √1 हो सकता है। तो 3 और 1 का अंतर कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2 ऊपर में है, इसका मतलब इसको भी उलट करके हम ऐसा लिख सकते हैं। सेम, एकदम सेम। देखिए यहां पर भी वैसे 1 का मतलब हो गया क्या, √1, तो इसका मतलब 2 और 1 का अंतर 1 होता है, तो यहां पर ऊपर में 1 है, इसलिए इसको भी हम परिमेयीकरण करने के बाद लिख सकते हैं √2 माइनस 1। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तभी ये मैथ को अच्छे से समझ पाइएगा, और अगर नहीं है तो इसको बार बार रिपीट करके देखिएगा कैसे कैसे हुआ है। बाय द वे अगर कोई असुविधा होती है तो आप एक बार, जैसे आप लोग 10 क्लास तक तो मोबाइल और इस तरह से यूट्यूब चलाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आप मैसेज करिए, और अगर उसमें उस तरह की कोई बात में गड़बड़ी हुआ है तो उसी क्वेश्चन को पर्टिकुलरली फिर से हम वीडियो में बना देंगे या अगला वीडियो में कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम क्या करते हैं एक स्टेप और, कि ब्रैकेट, ये वाला जो ब्रैकेट था इसको हटा देते हैं। तो ब्रैकेट हटाने का मतलब हो गया कि इतना, अब ये देखिए यहाँ माइनस है ना, इसलिए ये वाला माइनस साइन चेंज होकर के प्लस हो जाएगा, प्लस √2 माइनस 1 हो जाएगा। तो अब देखिए ये वाला, ये +3 और -3 कट जाएगा, -2 और +2 कट जाएगा √2 में, और +1 और -1 कट जाएगा, दैट मीन हमारा आ गया 0। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो अब कभी विद्यार्थी बोलता है कि भाई थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड हो गया। अब अगर बोलेंगे कि भाई ये ज्यादा स्टैंडर्ड हो गया, कुछ कॉमन तरीका जो पहले से सीधा जैसे परिमेयीकरण करके रेशनलाइजेशन करके भी बनता है, तो हम एक बार इसको और दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका दूसरा तरीका हम लोग करते हैं। इस दूसरे तरीका में क्या करेंगे कि जैसे देखिए डायरेक्ट हम प्रत्येक का रेशनलाइजेशन करते हैं, लेकिन एलसीएम लेके मत करिएगा, एलसीएम लेके करने से बहुत दिक्कत होगा, एलसीएम लेके इसका नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ये है कि इसका हम पहले ये वाला काम करेंगे कि ये जो बड़ा छोटा है ना, उसमें से बड़ा को पहले कर देंगे, प्लस वाला हमको सुविधा होगा। ऐसे अगर ऐसे भी करेंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर में माइनस आ जाएगा, तो क्या जरूरत है, हम प्लस वाला हम तो चेंज कर ही सकते हैं ना। तो हम √3 को पहले लिख दिए और √2 को बाद में लिख दिए, ऐसा कर दिए। माइनस ये वाला जैसे था वैसे छोड़ दे रहे हैं, अभी इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे था वैसे रहने देते हैं। ठीक है, √3 है प्लस √2 + 1 बाई 3 + 2 √2। तो देखिए अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप देखिए क्या, प्रत्येक जो यहां पर शर्ट्स में भिन्न है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण करने के लिए उसी के बगल में उसके सेम रहेगा, लेकिन यहां पर साइन जो है उल्टा रहेगा, मतलब √3
-√2 और √3 -√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैसे ही काम सब में करना है, जैसे यहाँ भी करना है 1/2 प्लस √3, तो इसमें भी वैसे ही करना है। कितना, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 -√3 करना पड़ेगा और 2 -√3 करना पड़ेगा, ऊपर नीचे हो गया। अब इसमें भी बताइए वैसे होगा, √2 + 1/3 प्लस 2√2 इंटू 3 माइनस यहाँ पर 2√2 और 3 माइनस 2√2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए अब क्या हुआ, ये ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो उतना ही रह जाएगा, √3 माइनस √2 रह जाएगा। और नीचे में जो मल्टीप्लाई होता है दोनों, उसमें फॉर्मूला लगता है a + b और a - b का फॉर्मूला लगता है, जिसको गुना करने से क्या होता है हम लोग का a² - b² होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, इसको समझ लेंगे a, इसको समझ लेंगे b, तो √3 का स्क्वायर होगा यहाँ और -√2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, सेम। अब ये दोनों जो गुना होगा इसमें तो सेम नहीं है ना उस तरह का, ऊपर वाला जो गुना होगा, तो इसको हम लोग ऐसे ही गुना करेंगे। कैसे, माने देखिए एक तरह से समझ लीजिए दोनों ब्रैकेट में है ना, और जैसे ब्रैकेट खोलते हो ऐसे, तो √3 से पहले 2 का गुना होगा, ब्रैकेट में ही √3 इंटू 2 का गुना होगा, माइनस √3 इंटू √3 का गुना होगा, फिर प्लस 1 इंटू 2 का गुना होगा, फिर माइनस प्लस 1 है और -3 है, इसलिए -1 इंटू √3 का गुना होगा। ऐसे करके लंबा गुना हो जाएगा, इसमें होगा ना। अच्छा, नीचे में क्या होगा, तो नीचे में हो गया देखिए ये वाला वैसे a + b और a - b से, तो 2 स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये भी वैसे ही गुना होगा, ये वाला थोड़ा जगह लंबा लेगा, तो इसमें देखिए क्या होगा, 2 से √2 माने √2 इंटू 3 होगा, फिर √2 इंटू 2√2 हो जाएगा, फिर यहीं पर थोड़ा नीचे लिख देते हैं प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा और -1 इंटू 2√2 हो जाएगा, और सब का इंटायर बटे फिर होगा कितना 3² और -2√2 का स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए √3 का स्क्वायर क्या हुआ, 3 होगा, आई क्या हुआ 2 हो जाएगा, तो 3 में से 2 घटेगा 1 बचेगा। अब 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो फाइनली हमारे पास इतना बचेगा, √3 माइनस √2 बचेगा ना। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, तो यहाँ हो जाएगा कि इसको एक बार, ये भी नीचे में उसे 1 बचेगा, तो इसको लिखना जरूरी नहीं, ऊपर वाला खाली लिखाएगा, तो ब्रैकेट में ऐसा बचेगा देखिए 2√3 माइनस √3 3 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, माइनस √3 हो जाएगा, ऐसा बचेगा। फिर प्लस इधर 3√2 बचेगा, माइनस यहाँ देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा गया, √2 गुना होगा, देखिए √2 गुना होगा, 2 बाहर में है, तो √2 हो जाएगा और 2 और 2 गुना होकर के 4 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा और माइनस 2 कितना हो गया 1 इंटू 2√2 है, तो 2√2 ही लिखाएगा। ठीक है, अच्छा इसको अभी ब्रैकेट नहीं भी देंगे चलेगा, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस है इसलिए ब्रैकेट का जरूरत है। तो देखिए एक स्टेप और, यहाँ ब्रैकेट को हटा लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर ब्रैकेट हटाने के पहले थोड़ा अंदर में देखो कुछ काम है, कर लेते हैं। क्या, ये √3 का है दोनों, तो माने 2√3 है और यहाँ पर -√3 है, तो घट करके कितना बचेगा √3 बचेगा, क्या बचेगा, और यहाँ पर -3 है अब +2 है, तो ये दोनों में घट के कितना बचेगा -1 बचेगा, प्लस अब यहाँ देखिए ये 2√2 है 3√2 है और -2√2 है, तो कितना बचेगा 1√2, मतलब सिर्फ √2 लिख देते हैं, और यहाँ -4 है अब +3 है, तो कितना बचेगा -1 लिख देते हैं, हो गया। एक स्टेप और करते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, √3 -√2 और -√3 +1 हो जाएगा, बताइए क्यों, क्योंकि ये माइनस है ना, तो ब्रैकेट हटने से यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस √2 और -1 हो गया। अब देखिए तो √3 माइनस में है और प्लस में है और माइनस में कट जाएगा, ये माइनस में है और ये प्लस में कट जाएगा, +1 है और -1 है कट जाएगा, फाइनली हमारे पास 0 बचा।
आया दोनों तरीका से। इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा समझना नहीं पड़ा, सिंपल जो पहले से हम लोग परिमेयीकरण करते हैं उसी को समझने से हो जा रहा है। लेकिन जब एलसीएम करके बनाएंगे तो बहुत लंबा बनेगा। ठीक ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि किसी होटल में कुल खर्च का कुछ अंश स्थिरांक और कुछ अंश होटल में रहने वालों की संख्या के साथ सरल भेदयुक्त है। देखिए ये भेद का क्वेश्चन है, वेरिएशन का क्वेश्चन है। चैप्टर हम लोग का जो वेरिएशन का चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। एग्जाम्पल में भी ऐसा क्वेश्चन उसमें किताब में दिया हुआ है। इसको थोड़ा समझते हैं क्या करना पड़ेगा। यदि ठहरने वालों की संख्या 120 अगर है तो कुल खर्च लग रहा है हमको 2000 रुपया। अगर ठहरने वालों की संख्या अगर 100 है तो कुल खर्च हमको लग रहा है क्या, खर्च कितना हो रहा है 1700 रुपया। यदि मतलब 1880 रुपया माने खर्च 1880 रुपया हो तो ठहरने वालों की संख्या निकालना है। पहले देखिए किसी होटल में कुल खर्च, तो कुल खर्च को अलग से पहले मान लेते हैं। कुल खर्च को मान लेते हैं जैसे y, और ठहरने वाले की संख्या x पहले नहीं माने हम, ठहरने वालों की संख्या है ना, वालों की संख्या को मान लेते हैं x। यहां ठहरने वालों की संख्या को x मान लिए और कुल खर्च मान लिए y। अच्छा, इसको दो पार्ट, एक स्थिरांक पार्ट है, अंश कुछ अस्थिर है और कुछ रहने वालों की संख्या पर सरल भेद करता है। ठीक है, देखिए इसका मतलब है कि जो कुल खर्च है y वो दो चीजों पर निर्भर करता है। हम दो टॉपिक पर निर्भर करता है, एक स्थिरांक पर। अभी हम फिलहाल के लिए पहले मान लेते हैं कि स्थिरांक जैसे एक a है, ये वाला स्थिरांक a है, और जो बदलने वाला खर्च है उसको हम पहले मान लेते हैं b। एक खर्च ऐसा है, जैसे कुल खर्च का मतलब दो खर्च है, एक ऐसा खर्च है जो नहीं बदलता है और दूसरा बदलने वाला खर्च है। तो नहीं बदलने वाला खर्च को स्थिरांक बोलते हैं, ये मान लिए हम a। अब बदलने वाला खर्च को हम लोग b मान लिया। तो b कैसे बदलता है, तो बोला b यदि बदलता कैसे है, तो यहां देखिए कुछ अंश होटल में रहने वालों की संख्या के साथ सरल भेद में बदलता है। इसका मतलब है कि b जो है बदलता है, तो ये बदलने का साइन मतलब वेरिएशन का साइन ऐसे देते हैं किसके, होटल में रहने वाले संख्या, जो ठहरने वालों की संख्या उसके साथ, वो संख्या क्या है x है। इसका मतलब b सरल समानुपाती हो जाएगा x का। अच्छा, सरल समानुपाती को हम लोग पढ़े हैं, अभी जानते हैं हम लोग कि ये वाला साइन को यदि हम बदलते हैं तो बराबर लिखना पड़ेगा और k एक देना पड़ेगा, अचर संख्या। मान लो अचर संख्या यहां पर k ले लिए है ना, जहां k क्या है, स्थिरांक है, अचर है। ये भेद स्थिरांक होगा, ये स्पेशली भेद स्थिरांक होगा। तो देखिए अब यही समीकरण को थोड़ा ऐसा लिख सकते हैं, पता है कैसे, y बराबर a एक निश्चित वाला स्थिरांक है, फिक्स वाला। अब b की जगह पर हम लिख सकते हैं k इंटू एक्स। ये हो गया समीकरण। इसको अभी नंबरिंग कर लेते हैं, समीकरण 1। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम देखिए, कुल खर्च अगर 2000 है, कुल खर्च मतलब ये y की जगह पर 2000 है, तो लिखिए y की जगह पर यहां लिख देते हैं 2000 बराबर a। तो अचर खर्च नहीं पता हमको, k स्थिरांक है वो भी नहीं पता, लेकिन ठहरने वालों की संख्या पता है, कितना 120। तो यहां पर लिखेंगे हम 120, मान रख दिए। अच्छा, इसी समीकरण को हम चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 120 के बराबर 2000, ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम दो समीकरण बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार दूसरा शर्त देखिए कि अगर ठहरने वालों की संख्या 100 है तो खर्च कितना होता है 1700 रुपया।
तो इसका मतलब यही समीकरण में, ये वाला समीकरण में हम कुल खर्च के जगह पर लिखते हैं 1700, ठीक है, बराबर ए प्लस के इंटू 100 करते हैं। क्यों? ठहरने वालों की संख्या अब यहाँ x के जगह पर 100 कर दी। तो बताइए क्या समीकरण, इसी को फिर से ऐसे लिख सकते हैं यार, a प्लस 100 के बराबर 1700, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया 3 नंबर समीकरण। अच्छा, हम लोग 9 क्लास में पढ़े हैं समीकरण, अगर दो अज्ञात राशि है कोई भी तो उसको समीकरण हल करते हैं तो विलोपन विधि या अन्य कई विधि है उसके अनुसार से हल करते हैं। विलोपन विधि समझाया वो भी 9 क्लास के इसमें, और यूट्यूब वीडियो भी बना हुआ है। तो अब इसको थोड़ा अगला पेज में लेना पड़ेगा। तो देखिए, अब ये जो एक समीकरण है, उस एक समीकरण में से समीकरण जो एक है उसमें से 2 को माइनस करते हैं। समीकरण एक में 2 को माइनस करते हैं। तो एक में अभी पीछे में क्या देखे लिखा हुआ था, a प्लस 120 के बराबर 2000, ऐसा लिखा हुआ था। दूसरा में क्या लिखा था, a प्लस 100 के बराबर 1700, ऐसा लिखा था। इसको हम घटा लेते हैं, तो घटाते हैं तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। तो इससे घटाने से हमको 20 के इधर मिला, इधर में 300 बचा। तो इसका मतलब k बराबर तब क्या होगा, 300/20 ऐसा होगा। एक जीरो काट लेते हैं, 15 से कट जाएगा। इसका मतलब k का मान आ गया 15। अब k का मान जो आया उसको क्या करते हैं, समीकरण 2 या 1 में किसी में रख देते हैं। हम 3 में भी रख सकते हैं, 3 में रखते हैं क्योंकि 100 वाला इसमें रख देते हैं, ये वाला में। ये समीकरण 3 है, सॉरी यहाँ पर 2 और 3 होगा, 2 को 3 में घटाएंगे, है ना, 2 को 3 में घटाएंगे। यहाँ देख लीजिए एक बार समीकरण, ये वाला समीकरण में ये वाला समीकरण को घटाएंगे तो 2 और 3 में घटाएंगे। अब मान, अब k का मान इसमें रख देते हैं, 3 वाला में रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 में मान रखते हैं, तो a प्लस 100, अब k की जगह पर रख दिए 15 बराबर 1700 इधर है। तो 15 गुने 100 1500 हो गया, वो चला जाएगा उधर घट जाएगा, इसलिए a का मान अपने आप आ गया, क्या आ गया 1700 अब माइनस 1500। तो घट के कितना हो गया 200 ना, 200 आ गया, a का मान आ गया 200। तो दोनों मान आ गया, इसलिए जो फाइनली ये वाला जो समीकरण है, ये वाला, इसमें अब ये एक अज्ञात राशि ये था और एक अज्ञात राशि ये था, ये दोनों मिल गए। तो अब हमको ये अगला कंडीशन के लिए पहले एक समीकरण मिल गया, वो समीकरण ऐसा मिला, इसलिए y के जगह पर हो गया y बराबर a प्लस के इंटू एक्स है। ये फाइनल समीकरण हमको ऐसा बना, y बराबर a के जगह पर आ गया 200, अब प्लस k के जगह पर आ गया 15x, ये बन गया फाइनल समीकरण। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर एक बार फोकस करिए फिर से, कि यदि खर्च अगर हमको 1880 रुपया हो रहा है तो इसका मतलब ठहरने वालों की संख्या पूछ रहा है। इसका मतलब यहाँ y का मान दे दिया है, हमको x का मान पूछ रहा है, ठीक है। y का मान दे दिया है, जैसे यहां पर दे दिया है ठहरने वालों की संख्या 1800, कुल खर्च दे दिया 1880, ये तो 200 है ही, तो 15 और x, ये x का मान पूछ रहा है, x बराबर व्हाट ये पूछ रहा है। तो सिंपल अब समाधान करना, ये 200 को पहले इधर ले आइए, तो 1880 में से 200 माइनस होगा इधर, तो इधर क्या बचेगा 15x, तो 200 माइनस करके क्या आएगा 1680 आएगा, नहीं आएगा 15x बराबर, इसलिए x बराबर अब बताइए क्या होगा 1680/15। इसको काट लेते हैं, काटने से तो काट लेते हैं, काटने में 15 से काटेंगे, देखिए इसको 16 है यहाँ, तो एक बार लगाएंगे तो 15, फिर एक बचेगा 18, तो यहाँ पर फिर एक बार लगाएंगे तो 18 30 बचेगा, तो इसका मतलब 15 दूनी 30 112, x का वैल्यू आ गया 112। इसका मतलब 112 सदस्य अगर माने एक आदमी यदि ठहरेगा वहां, तब उसको कुल खर्च कितना देना पड़ेगा 1880 रुपया देना पड़ेगा। क्लियर है। अब आइए अगला क्वेश्चन 8 नंबर में। 8 नंबर में बोल रहा है, यदि ये अब अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसमें सब बच्चा लोग को भी मन लगता है।
ए बाय बी प्लस सी, बी बाय सी प्लस ए बराबर सी बाय ए प्लस बी। तो सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक का अनुपात का जो मान होगा 1/2 होगा या फिर -1 होगा। अच्छा, ये दोनों ही होगा, या तो ये लेंगे या ये लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंट जो किया था उस समय हम देखें कि दिया हुआ नहीं है पूरा बात, लेकिन यहाँ पर एक शर्त रहता है, ये बता दे रहे हैं हम आपको कि यहाँ पर कंडीशन रहता है कि a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। ये शर्त लगा हुआ रहता है, किसी कारण से हम जहां से क्वेश्चन उठाए उसमें नहीं था, तो ये लेकिन अलग से रहता भी है। ठीक है, तो अब इसका समाधान करते हैं। देखिए समाधान में, सॉल्यूशन में जब हम कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, तो ये जो दिया हुआ कंडीशन है इसको लिखते हैं पहले। क्या गिवन क्या है, हमको दिया हुआ क्या है कि a बाय बी प्लस सी बराबर b बाय सी प्लस ए बराबर c बाय ए प्लस बी। तो एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से अगर करेंगे तो हम लोग को समानुपाती के कुछ अलग से सिद्धांत होते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो एडेंडो, है ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, सुने हैं। एडेंडो अगर नहीं सुने हैं तो इसका अलग से वीडियो मेरा बना हुआ समानुपाती चैप्टर के लिए, हम लिंक में दे देंगे बाद में। तो एडेंडो, ये सब हमको जानना होता है। उसमें से अभी फिलहाल हम एडेंडो का यूज कर रहे हैं, इसको यूज करके बना रहे हैं। देखिए एडेंडो का मतलब होता है कि ऊपर ऊपर का जोड़ लेंगे और नीचे नीचे का जोड़ लेंगे तो सब आपस में बराबर होगा, माने प्रत्येक अनुपात के बराबर होगा। ये देखिए क्या, a प्लस बी प्लस सी ऊपर में और नीचे में क्या होगा, b प्लस सी प्लस ए अब प्लस ए प्लस बी, ये कंडीशन हुआ। अब इसका मतलब कि a प्लस बी प्लस सी ऊपर में है, ठीक है, और नीचे में देखिए क्या हुआ, b और b 2b हो गया, c और c 2c हो गया, a और a 2a हो गया। तो इसका मतलब 2a 2b और 2c हो गया, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इसमें से नीचे में a प्लस बी प्लस सी ऊपर में है जैसे, ठीक है, और नीचे में अगर 2 कॉमन कर लिए तो क्या बचा हमको, a प्लस बी प्लस सी बचा। तो ये और ये कट जाएगा, ऊपर में 1 बचेगा और नीचे में 2 बचेगा। ये देखिए a प्लस बी प्लस सी यहाँ इसलिए काटे क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, माने इसका 0 मान नहीं होता तो हम काट दिए। तो इसका मतलब देखिए तीनों के बराबर फाइनली हमको क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक अनुपात जो तीनों है, प्रत्येक अनुपात का मान किसके बराबर हुआ, 1/2 के बराबर हुआ। एक बात आ गया। अब पुनः एक बात देखिए, दूसरा बात सोचते हैं कि इसमें से a बाय 2 को लेते हैं, प्रत्येक जो अनुपात है उसमें से 2 ठो लेते हैं। तो इसमें a बाय बी प्लस सी और b बाय सी प्लस ए लेते हैं। और आप जानते हैं इसमें से कि अगर हम चाहें तो इसमें ऊपर में कोई एक संख्या गुना कर सकते, इसे -1 गुना कर दिए तो -1 लिखना जरूरी नहीं है, माइनस खाली गुना कर दिए, और यहां भी माइनस गुना कर दिए तो ऐसा हो सकता है कि -b बाय -c अब -a हो जाएगा। फिर हम यही वाला जो अभी रूल बोले ना, ये वाला जो रूल अभी बोले हम, क्या, एडेंड रूल, हम यही रूल का यूज करके बना दे रहे हैं। देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हुआ, लेकिन इसी अनुपात के बराबर है ना सब, तो ये दोनों बराबर हुआ। ऊपर ऊपर फिर ऐड कर देते हैं, ऐड लेकिन करते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस ऑलरेडी किया हुआ है तो माइनस के साथ ही आएगा, मतलब a माइनस बी ऊपर में लिखाएगा और नीचे में लिखाएगा ऐसा b प्लस सी और माइनस सी और माइनस a, ऐसा लिखाएगा। तो देखिए तो ये जो c और c है कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस बी, यहां से बचेगा b माइनस ए, क्या बचेगा, b माइनस ए। तो देखिए उल्टा है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि माइनस बी और प्लस ए, ई वाला को थोड़ा सा उलट के लिख दे रहे हैं, माइनस बी को पहले लिख दे रहे हैं और ए को पीछे लिख दे रहे हैं, ए कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ पर क्या है, बी माइनस ए है। अब बताइए कि अगर यहां से हम ई में से माइनस बी अगर कॉमन करते हैं, माइनस कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस बी, इतना बचेगा ना, तो ई और ई कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या बचा, यहाँ -1 बचा। तो इसका मतलब ये भी तो इसी के बराबर आया, किसके बराबर है, इसी के बराबर, जिस -1 आया। इसका मतलब प्रत्येक अनुपात के बराबर या तो 1/2 आ सकता है या फिर -1 आ सकता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि b प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स, सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी इंटू वाई, ए प्लस बी माइनस सी इंटू जेड, है ना, बराबर 2, ये दिया हुआ है। तो हमको दिखाना है इतना बड़ा, देखिए ये सब के बराबर आएगा ए बी सी। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। तो इसमें है जो दिया हुआ उसको थोड़ा एक बार लिख लेते हैं, क्या कि या यहां से एक बार एक लाइन दो लाइन बचेगा, थोड़ा जल्दी माने छोटा होगा। देखिए हम डायरेक्ट इसको कर रहे हैं, ये तीनों आपस में बराबर है ना, ये और ये जो बराबर है किसका, 2 का। तो हम सबको अलग अलग 2 का बराबर लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो कि b प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स बराबर 2, पहला बात लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, c प्लस ए माइनस बी इंटू वाई बराबर 2। फिर लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस सी इंटू जेड बराबर 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा, फायदा क्या होगा, देखिए कि यहां x का मान निकल सकता है, कैसा, 2 बटे बी प्लस सी माइनस ए, ऐसा निकल सकता है। y का मान निकल सकता है 2 बटे सी प्लस ए माइनस बी निकल सकता है। z का मान निकल सकता है 2 बटे ए प्लस बी माइनस सी निकल सकता है। कितना है ना, z का मान तीनों निकल गया। अब जैसा देखिए हमको लाना है वैसा करते हैं। कैसा लाना है हमको, 1 बटे करके लाना है। कैसा लाना है, तो हम एक काम करते हैं, इसका बटे कुछ नहीं तो 1 है, इसको उलट लेते हैं। तो ऐसा होगा 1 बटे एक्स बराबर, ये भी उलट जाएगा तो इधर उल्टेगा तो इधर भी उलट जाएगा, मतलब b प्लस सी माइनस ए बाई 2, ऐसा हो जाएगा। इसी तरह से 1 बटे बाई क्या होगा, c प्लस ए माइनस बी बटे 2 हो जाएगा। 1 बटे जेड बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी बटे 2 हो जाएगा। सब ऐसे होंगे। तो अब जैसा जैसा हमको लाना है उसको एक बार प्लस करके देखते हैं। तो देखिए 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई करके देखते हैं। तो देखिए तो 1 बटे एक्स का मतलब क्या हुआ, b प्लस सी माइनस ए बटे 2, अब प्लस सी प्लस ए माइनस बी बटे 2। तो कैसा आया, 2 का एलसीएम होगा, होगा ना। तो क्या बचेगा, b प्लस सी माइनस ए अब प्लस सी प्लस ए माइनस बी, ऐसा बचेगा। तो देखिए b माइनस प्लस में है, यहाँ माइनस में कट जाएगा, यहाँ माइनस ए है प्लस ए है, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा बताइए, 2c बाई 2 बचा। तो ये कट गया, हमारे पास आ गया c। तो अब बताइए फिर इसका निकाल लेते हैं। हालांकि ऐसे निकाल के अगर चाहेंगे तो हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हमको तो दिखाना भी पड़ेगा। तो ये वाला निकालते हैं, 1 बटे वाई प्लस 1 बटे वाई अब प्लस 1 बटे जेड, ये निकालते हैं। ठीक है, तो 1 बटे वाई अब प्लस 1 बटे जेड लेते हैं। एक बार y का मान क्या था, y का मान देखिए, y का मान था c प्लस ए माइनस बी बटे 2, c प्लस बी माइनस ए बाई 2, ऐसा था। c प्लस बी, गलती हो गया ना, c प्लस ए माइनस बी हुआ, c प्लस ए माइनस बी, ऐसा है। अब प्लस 1 बटे जेड का मान क्या है, 1 बटे जेड का मान क्या हुआ, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी बाई 2, ऐसा हो गया। ठीक है, वैसे ही 2 का एलसीएम कर लेते हैं। तो 2 का एलसीएम करेंगे तो c प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी। तो देखिए c और c यहाँ कैंसिल, b और b यहाँ कैंसिल, तो हमारे पास 2a बाई 2 बचा, 2 कट गया, a बचा। अब क्या लेना हमको, अब लेना है ये 1 बाई जेड प्लस 1 बाई एक्स, 1 बाई जेड प्लस 1 बाई एक्स, ऐसा लेना है। ठीक है, तो लिखते हैं 1 बाई जेड अब प्लस 1 बाई एक्स, है ना। तो 1 बाई जेड का क्या वैल्यू है हमारे पास, 1 बाई जेड का वैल्यू यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है, कितना, a प्लस बी माइनस सी बाई 2 प्लस
1/x का क्या वैल्यू है, तो b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए बाय 2 ऐसा है। तो अब यहाँ 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या होगा a प्लस बी माइनस सी अब प्लस b प्लस सी माइनस ए ऐसा होगा। तो देखिए a प्लस माइनस कट गया, फिर c और c कट गया, तो हमारे पास 2b बाई 2 बचा, 2 और 2 ये कट गया, हमारे पास b बचा। अब बताइए सबका मान आ गया, मतलब इसमें इसका मान आ गया x, 1/x 1/y का मान आ गया c, 1/y 1/z का मान आ गया a, और 1/z 1/x का मान आ गया b। हेंस अब LHS लेते हैं, 1/x प्लस 1/y इंटू 1/y प्लस 1/z इंटू 1/z प्लस 1/x लिखते हैं। तो इसका मान आ गया है c, इसका मान आ गया है a, इसका मान आ गया है b। दैट मीन हो गया ABC, सॉरी ABC गुना में होगा ना, मतलब RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब ये 9 नंबर में प्रमेय का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो प्रमेय का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब ये प्रमेय कौन सा है, तो आप लोग का लास्ट वाला प्रमेय है, प्रमेय 50। ठीक है, माने पाइथागोरस का जो प्रमेय है ये इंपोर्टेंट प्रमेय है, जानते हैं पाइथागोरस के प्रमेय के विलोम है, कि प्रमेय का विलोम। ठीक है, अब इसको एक बार देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। यदि एक त्रिभुज में एक भुजा पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाता है समझने के लिए। जैसे एक भुजा पर खींचे गए वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो एक भुजा पर अगर वर्ग बनाएंगे और उसका क्षेत्रफल लेंगे तो उस भुजा के वर्ग के बराबर होगा। इसका मतलब यहां पर सीधा इतना लंबा को सीधा समझेंगे, भुजा का वर्ग, बात एक ही है, माने भुजा का स्क्वायर है ना। तो भुजा अगर हम मान लेते हैं, जैसे एक भुजा कोई मानना पड़ेगा हमको। जैसे हम अगर एक त्रिभुज लेते हैं, कोई भी एक त्रिभुज लेते हैं जिसका नाम देते हैं हम पहले, ये लेकिन समकोण त्रिभुज नहीं है ऑलरेडी, पहले से हमको पता नहीं कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहां पर एक मान लो एक ले लिया हमने ए बी सी त्रिभुज ले लिया। ठीक है, माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें हमको ये जो पहली भुजा हम AC मान लिए, पहली भुजा हम इधर मान लिए AC, मानने का है तुम्हारा मन है। जैसे मान लो अगर हम AB भी मान सकते हैं, अगर AB इधर कर दें तो ये पहली भुजा हो जाएगा। ठीक है, AC है एवं AC का जो स्क्वायर है वो AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या कि AC भुजा के सामने का जो कोण है ABC वो समकोण होगा, मतलब 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब इस कोण को हमको सिद्ध करना है कि ये 90 डिग्री का होने वाला है। ठीक है, और इससे ये पता चलेगा कि इसका मतलब ये हमको सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज ABC है एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। देखिए इसमें हम एक रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं, इसी त्रिभुज के बराबर एक और त्रिभुज ऐसा बनाते हैं। तो एक अलग से इस ABC में एक BC भुजा जो ये हमारे पास है इतना बड़ा है, एक पहले BC भुजा खींचते हैं, एक BC भुजा खींच लेते हैं। ठीक है, यहां पर B बिंदु पर एक अलग से लंब डालते हैं, मतलब कि 90 डिग्री का यहां कोण बनाते हैं यहां पर।
90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और ये लंब डाल के ये जो भुजा है वो कितना बड़ा बनाते हैं, तो जितना बड़ा ए बी है। इसका नाम देते हैं, देखिए नाम यहाँ गड़बड़ हो गया, नाम इसको कर देते हैं बी के बदले यहाँ कुछ दूसरा नाम करना पड़ेगा, जिसे कर देते हैं यहाँ पर ई और इसको कर देते हैं एफ। ठीक है, माने जितना बड़ा बीसी है उतना बड़ा एक ईएफ लाइन खींच लेते हैं और उसके ऊपर में एक लंब डालते हैं, ऐसे लंब डालते हैं, लंब बनाते हैं और उस लंब के जो ऊपर जो लंब लाइन खींच रहे हैं उसकी लंबाई कितना बड़ा होता है, जितना बड़ा ए बी है। तो इसका कुछ नाम देते हैं, मान लो डी कर दिए। अब ये जब 90 का कोण बना करके ऐसा बनाए और उसके बाद इसको ऐसे मिला देते हैं, यहां से डी से लेके एफ तक को ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला दिए। ठीक है, तो अब बताइए कि अपने आप इस समकोण त्रिभुज बन गया। तो रचना क्या की बताइए, रचना किए कि बीसी के बराबर ईएफ भुजा खींचा गया। ठीक है, एवं ईएफ के ई बिंदु पर, है ना, ई बिंदु पर एक लंब डाले, डीई लंब डाला, है ना, ईएफ पर डी, देखो जो ईएफ लाइन है उसके ऊपर डी लंब डाला, मतलब यहां पर एक कोण बन गया, क्या, डी ई एफ बराबर 90 डिग्री बना दिए, है ना। अब फिर क्या किए, डी से एफ को मिलाया, इतना कर दिए। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये रचना हो गया। अब इससे साफ पता चला कि ये वाला अपने आप जब 90 डिग्री का कोण बना दिए तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। यहां पर 90 डिग्री का कोण अभी है नहीं, तो सिद्ध करना है। ये वाला भी क्या करना है, हमको बताना है कि 90 डिग्री का कोण होगा। यहां लेकिन 90 डिग्री का कोण हो गया, इसका मतलब अब बताइए कि ये जो त्रिभुज डीएफ है ये क्या हो गया, ये अपने आप एक समकोण त्रिभुज हो गया, बना चुके हम। ठीक है, अब तो ये वाला फिगर को एक बार फिर से यहां ले रहे हैं, तो उस वाला फिगर को यहां पर एक बार रेडीमेड फिगर में दिखा दे रहे हैं। जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसके हिसाब से क्या है, पहले से पता है कि ए सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये पहले से दिया हुआ है। इसको हम क्या माने हैं, यहां मान लिया डी, इसको मान लिया ई और इसको मान लिया एफ। यहां पर ऑलरेडी हम 90 डिग्री बनाया ना। तो अब इसमें देखिए, इसका मतलब साफ है, प्रमाण दे रहे। देखिए प्रमाण में त्रिभुज डी ई एफ एक क्या है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि अपने हम लोग जानते हैं कि ये भुजा और ये भुजा का स्क्वायर करके ये होता है, मतलब कि डीई स्क्वायर बराबर डीएफ स्क्वायर बराबर क्या होगा, डीई स्क्वायर प्लस ईएफ स्क्वायर होता है ना। कर्ण का स्क्वायर हमेशा दो भुजाओं के स्क्वायर के जोड़फल के बराबर होता है। अच्छा, हम क्या बनाए हैं, डी जो बनाए हैं ऐसा जो ए बी के बराबर है, तो हम इस ए डी के यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर, क्योंकि डी और ए बी बराबर बनाए हैं रचना में। ई एफ किसके बदले बनाए हैं, बी सी के बदले बनाए हैं। इसका मतलब ई एफ के बदले हम लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर। तो देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ गया। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो हम लोग यहाँ देखे थे, जो उधर भी लिखे हैं, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर के बराबर है ना, यहाँ लिखे भी हैं। तो इसका मतलब इसके बदले हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर। दैट मीन डी एफ का स्क्वायर किसके बराबर हुआ, ए सी का स्क्वायर। स्क्वायर कंपेयर करके हटा देते हैं, ये वाला स्क्वायर जो है कंपेयर करके हटा देते हैं। इसका मतलब डी एफ बराबर हो गया ए सी। डी एफ बराबर क्या हो गया, मतलब ये और ये बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये दोनों त्रिभुज को देखते हैं, ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में लेते हैं।
तो पहले से हम रचना में किए कि ए बी के बराबर डी बनाए, ऐसा बनाए, फिर बी सी के बराबर ई एफ बनाए है ना, ये रचना में हम लोग बनाए हैं रचना से। और अभी जो ये वाला हुआ क्या, ए सी बराबर डी एफ हो गया, ये क्या हुआ, तो ये प्रमाणित हुआ। क्या हुआ है, प्रमाणित हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 अंग बराबर हो गया 2 त्रिभुज में, और 2 त्रिभुज में जब 3 अंग बराबर होते हैं तो 2 त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इसका मतलब एबीसी सर्वांगसम हो गया डीईएफ का, है ना। और जब सर्वांगसम हो गया एबीसी और डीएफ, तब क्या होगा कि उसका बाकी के जो अंग होंगे वो अपने आप बराबर होंगे। इसका मतलब इसलिए कोण एबीसी जो होगा वो डीईएफ के बराबर होगा। लेकिन डीएफ तो पहले से पता है कि कितना है, डीएफ हमको पता है कितना है, 90 डिग्री है। इसका मतलब बताइए कि जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब एबीसी भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और यही हमको प्रूव्ड करना था।